दोस्तों, करियर प्लानर के इस स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं भूपेश कुमार फिर से आपके सामने आया हूं एक अचीवर स्टॉक लेकर। इस अचीवर स्टॉक का पर्पस ही वही है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए हजारों विद्यार्थी जो अपने बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ फ्रैक्शन से, कुछ नंबर से छूट जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो रोड पे रह जाते हैं, जबकि उन्हीं का जो साथी है वो एयर कंडीशन ऑफिस में जॉब करता है। इसी कड़ी में मैंने बहुत सारे अचीवर से आपको मुलाकात कराई है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अचीवर से मुलाकात कराई है। उसी कड़ी में आज हमारे सामने बैठी हैं स्मिता सिन्हा, जो IBPS PO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए सेलेक्ट हुई हैं, जस्ट रिसेंट क्वालिफाइड हैं। तो आइए इनसे विशेष बातचीत करते हैं, खास बातचीत करते हैं। और बैंकिंग परीक्षार्थी जो बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, इनके ही जुबान से सुनते हैं कि कितना वक्त लगता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे कि आप नौकरी बहुत जल्दी पा सकते हैं। तो स्मिता, आपका इस स्टूडियो में बहुत स्वागत है। अच्छा लग रहा होगा आपको नौकरी पाकर या यहाँ आकर? दोनों। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो सबसे पहला प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बैंकिंग सर्विस का ही सिलेक्शन क्यों किया? सर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट शुरू से ही कॉमर्स रहा है, तो मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरे घर में अभी तक कोई बैंक जॉब में नहीं था। इससे पहले बाकी सभी अलग क्षेत्र में रह चुके हैं, बट बैंक में नहीं रह चुके। तो आप बैंक में क्यों आना चाहते? आप चले जाते, जैसे आपके फैमिली वाले दूसरे सेक्टर में गए, आप भी दूसरे में जाते? सर, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट था तो मेरा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ता गया, तो मुझे लगा इसका यूज़ बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा है, तो शायद से मैं उसे एंजॉय करूँ अपने जॉब को और उसमें आगे का करियर देख सकूँ। तो बैंकिंग में आप अपने आप को एक 25 साल के बाद, यदि मैं बात करूँ, स्मिता आफ्टर 25 ईयर्स डाउन द लाइन, अपने आप को कहाँ देखती हैं बैंकिंग में आप? सर, किसी सीनियर पैनल के में, जहाँ की मेरे वर्क के लिए मुझे जाना जाए, मेरे एक्सीलेंस के लिए जाना जाए, मेरे स्किल के लिए जाना जाए, एंड एक्सपीरियंस के लिए भी। एक्सीलेंट स्मिता, मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आप 25 साल के बाद अपने आप का हुनर अभी से आप देख रहे हो, तो करियर प्लानर अलायंस क्लब में जो आपको शिक्षा दी गई, वो शिक्षा कैसे उससे इंटीग्रेट कर रहा है? सर, बेसिकली अलायंस क्लब में मैंने सीखा है बहुत सारी प्रोफेशनल स्किल्स लाइक लीडरशिप क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर्स, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है मुझे एक अच्छा प्रोबेशनरी ऑफिसर उसके आगे के करियर में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बैंक जो है वो एक पब्लिक सेक्टर जॉब है जहाँ में पब्लिक से डील करना होता है। सो ये सारे स्किल्स मुझे जो है वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। वेरी गुड स्मिता। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जो बहुत सारे विद्यार्थी आपसे पूछना चाहते हैं कि बैंक में जब आप PO में आपकी बहाली हो गई, आप PO के रूप में अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आप कब करियर प्लानर कोचिंग में आए? किस साल आपने ग्रेजुएशन किया? कब यहाँ पे आए? कैसे आप आगे की ओर बढ़े? कैसे आपको सफलता मिली? क्या आप कोचिंग में आने से पहले भी कुछ पढ़े हुए थे, या एकदम जीरो लेवल पे कोचिंग पे आए, या वहाँ से आगे बढ़े? कैसे किए, बताइए। यहाँ मैं मई 2018 में आई एंड CP के क्लासरूम को मैंने ज्वाइन किया, एंड उसके बाद अलायंस क्लब ज्वाइन किया मैंने सेम ईयर दिसंबर में। जब आप CP के क्लासरूम में आए थे, तो क्या उसके पहले आपको कोई जानकारी थी बैंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा? बस मेरा इंटरेस्ट था बैंकिंग, सिर्फ इंटरेस्ट था। मेरा आप जीरो लेवल पे आए थे, पढ़ाई जीरो लेवल से किया, ठीक है। आप अलायंस क्लब में कब गए? दिसंबर 2018 में। तो मई 2018 में आप क्लासरूम में आए और दिसंबर 2018 में आप अलायंस क्लब में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने देखा कि मेरे मार्क्स बहुत कम थे, जो पहले से थे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, कि मुझे अब करना ही है। इन लोगों को देख के इंस्पिरेशन मिलती है सर, जब हम लोग अलायंस क्लब में आते हैं और देखते हैं टॉप 3 स्टूडेंट्स को, तो ऑब्वियसली उन लोगों से इंस्पायर होते हैं। एंड इसकी खूबसूरती ये है कि वो हम लोगों को सिखाते हैं, जहाँ हम लोग का वीक पॉइंट है वहाँ वो लोग सिखाते हैं कि ऐसे करो तो अच्छा होगा। तो उन्हीं से सीख कर हम लोगों ने आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़ा, एंड उसके बाद फिर 2019 में रिजल्ट। कौन सा जगह पे आपका रिजल्ट आया, बताइए। मेरा RRB में भी आ चुका है, एंड IBPS क्लर्क भी आ चुका है, IBPS PO भी आ चुका है, एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। दैट्स ग्रेट। तो साथियों, ये यहाँ पे जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये बताइए स्मिता कि आपका अनुभव क्या कहता है, एक बैंक PO बनने के लिए, जीरो से हीरो बनने के लिए, एक विद्यार्थी जो बिगिनर्स है, जो जीरो लेवल का है, उसको कितना वक्त लगता है? सर, शुरू में तो CP में आने के बाद 1 से 1.5 साल में जॉब कंफर्म है,
बट बाहर का तो क्या पता नहीं। क्या आपको ये लगता है कि 3 से 5 महीने में भी जॉब मिल सकता है पीओ का, यदि जीरो से हम स्टार्ट करें तो? आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। हाँ, थोड़ा दोस्तों यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अचीवर स्टॉक में इसके पहले वाले बहुत सारे एसबीआई पीओ या अन्य बैंकिंग क्लर्क, बैंक पीओ या इवन एसएससी के प्रिवेंटिव ऑफिसर, ऑडिटर्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मुलाकात कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। और एक ही चीज़ कॉमन आ रहा है जो सभी बच्चों के मुंह से है, जबकि इनकी एज काफ़ी कम है, ये सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान में रेयर कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है। तो ये चीज़ बहुत जानने की ज़रूरत है कि यदि हम 3 से 5 महीने की तैयारी करते हैं किसी कोचिंग में जाकर और सोचते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा, तो एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा होता नहीं है। साथ ही साथ जितने भी यूट्यूब पे चलने वाले ऑनलाइन सीरीज हैं, पैकेट्स हैं, 2, 3, 4, 5 महीने में जो पढ़ाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा, तो इन सभी अचीवर्स का ही कहना है कि ऐसा अमूमन होता नहीं है। कम से कम बहुत तेजी से आप रिजल्ट लाएंगे तो 1 से 1.5 साल का वक्त देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ प्रोसेस सीखना है। आपको क्या लगता है कब उचित समय होता है बैंक की तैयारी शुरू करने के लिए? जब आपके मन में ये आ जाए कि मुझे बैंक में ही जाना है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। अगर आप 12th के बाद ही जान लेते हो कि मुझे बैंक में जाना है, देन यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम दैट टाइम ऑल्सो। बट मुझे जब लगा, मैं ज्वाइन की, क्योंकि मेरे पास टाइम था प्रिपेयर करने के लिए, सो मैंने इसे ज्वाइन किया सीपी को, एंड देन आई गॉट द रिजल्ट। तो अच्छा लग रहा होगा आपको? यस। हाँ, जब आप अपने आप को 18 के मई में और आज इस मंच पे आप जब देख रही होंगी, तो ये जर्नी आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, हम कर सकते हैं तो और भी कर सकते हैं लोग। यस, आई स्टिल रिमेम्बर सर, कुछ दिन पहले रिजल्ट जब आया तो मेरा पहला ग्रुप जो था उसका ग्रुप फोटो था, तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया कि मम्मी देखो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप था अलायंस क्लब का। तो शी सेड वाओ, इतनी सारी लड़कियां हैं। बेसिकली क्लब में तो सर बैंकिंग वाले में तो लड़कियां ज़्यादा है। तो मम्मी ने बोली ये लोग कहाँ हैं? तो मैंने बोला कि सर मम्मी सबको जॉब लग चुका है। कितने लोग थे उसमें, उस ग्रुप में? 30 to 35 स्टूडेंट्स थे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्मिता एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हैं कि 30-35 लोगों का एक छोटा सा पुराना ग्रुप इन्होंने अपनी मम्मी को दिखाया, और उस 35 से 35 लोग जो इनके साथ तैयारी करती थी, ये सभी जॉब में थी। ये अनूठा प्रयास है जो आप अलायंस क्लब और करियर प्लानर में बच्चों ने अचीव किया है, क्योंकि यहाँ एक रिजल्ट्स के लिए पूरा क्लब, पूरा सिस्टम उसके लिए दौड़ता है, उसके लिए काम करता है। यही मैसेज जो ये दे रही है। अब ये बताओ स्मिता, आपका क्लब में कितने बार में हुआ था? 4th अटेम्प्ट में हुआ था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो बहुत सारे लोग जो तैयारी नहीं करते या एक्सक्यूजेस पाते हैं, इनको समझना होगा कि अच्छी चीज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपको किसी कारणवश पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो आपको हर समय इसके लिए प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि यदि क्लब में मिल गए, आप करियर प्लानर क्लासरूम से क्लब में चले गए, तो आपका रिजल्ट क्या है? आना ही आना है। ये हमारा नहीं, ये बच्चों का कहना है, अचीवर्स का कहना है। चलिए, तो एक अंतिम सवाल, एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बैंक पीओ परीक्षार्थी के लिए? उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस साल जो IBPS का एग्जाम होगा? बेसिकली आप लोग पहले प्री के लिए तो प्रिपेयर करते ही हो, साथ ही मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत टीचरों से सुना है कि सब बोलते हैं मेंस के लिए प्रिपेयर करो, प्री तो यहाँ हो निकल ही जाएगा। ट्रू। देन PDP सेशन है, जो सेकंड सेशन होता है क्लब में, वो आपको इंटरव्यू और GD राउंड के लिए प्रिपेयर करता है। वैसे तो IBPS PO में GD नहीं था, बट फिर भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है। मैंने इंटरव्यू क्लासेस भी यहीं पर रॉय सर से की थी, तो उनका भी बहुत ही अच्छा और सही योगदान है मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो भी सीनियर टीचर हैं, एंड उन्होंने ही सिखाया था सारे सॉफ्ट स्किल्स कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है इंटरव्यू के टाइम पे। सो मैसेज मेरा यही है कि हार्ड वर्क करो, एंड बैंक जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी से क्लियर होता है बैंकिंग एग्जाम, तो दोनों मेंटेन करना चाहिए, एंड वीक सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक जो है वो किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट में ज़्यादा लाने से क्लियर नहीं होगा बैंक एग्जाम। क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं सारे ओवरऑल कट ऑफ, बट किसी एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं, वो भी 0.5, 0.25 से। सो ऐसा नहीं करे, सब बैलेंस करके चले, एंड ऑब्वियसली सिलेक्शन होगा ही। फॉलो करें क्लब को। तो स्मिता ने बहुत ही सही तरीके से आपको सरल भाषा में समझा दिया
कि जो पहले के अचीवर्स भी आपको बता चुके हैं कि बैंक में यदि आपको नौकरी पानी है दोस्तों, तो मेंस पे फोकस करना होगा, पीटी पे फोकस नहीं करना होगा। और यही बिहार या बाहर के प्रांतों में टीचर्स कोचिंग या स्टूडेंट्स करते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता है। पहला। दूसरा, इन्होंने आपको मैसेज दिया कि आपको किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना। आप बहुत सारे लोग जो रीजनिंग अच्छा कर लें, मैथ्स अच्छा कर लें, इंग्लिश अच्छा कर लें, उस चक्कर में पड़े रहते हैं। अल्टीमेटली उनका जो आउटकम होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको हर विषय की जानकार बननी है, किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना। और तीसरा चीज जो इन्होंने बताया कि नौकरी तभी मिलेगी जब सारे का सारा विषय बैलेंस होगा। तो बहुत सटीक तरीके से आपको बताया। यदि आप बिगनर्स हैं, आप पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं, पार्ट 3 के हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल यदि आप तैयारी में लगे हैं या 4 साल से तैयारी में लगे हैं, आप इनकी बातों पे ध्यान रखें, काम करें, सफलता निश्चित मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच स्मिता। मुझे लगता है कि आपको शो बहुत पसंद आया होगा, काफी स्टूडेंट्स को शो पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि अगले अचीवर्स टॉक में एक नए चेहरे के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, करियर प्लानर स्टूडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने स्पेशल शो अचीवर्स टॉक में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये सफलता की मुहिम जो आपके पास पहुंचाने की कोशिश करियर प्लानर संगठन ने की है, उसका जबरदस्त रिस्पांस बच्चों ने दिया है। बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है और इसी के कारण हम लोग आगे वाले कड़ी को आपके सामने पेश करते जा रहे हैं। सही कहा है, अचीवर्स टॉक यानी सफलता की कहानी, अचीवर्स की जुबानी। और आज हमारे सामने हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रवीण कुमार जी, जो LIC में असिस्टेंट के रूप में बहुत निकट अभी इनका सिलेक्शन हुआ है। गोपालगंज में ये ब्रांच में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रवीण जी के पास आने से पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा मैं आपसे बात कर लेता हूं। आज का जो इनका इंटरव्यू है वो भी एक संघर्ष की कहानी है, थीम उसका संघर्ष ही है। प्रवीण ने 2013 में ग्रेजुएशन करने के बाद, इनके पिताजी वेटनरी डॉक्टर थे, किसी कारण से वो अब नहीं रहे। जाहिर सी बात है, इनके एक बड़े भाई हैं जो किसी कारण से वो पूरी तरीके से फिजिकली फिट नहीं है, तो पूरा परिवार का एक दबाव इनके ऊपर था। और 2013 से 2016 तक ये उसी पारिवारिक उलझन में उलझ गए और ग्रेजुएशन करने के बाद ये नौकरी की तरफ सोच भी नहीं पाए। जाहिर सी बात है, 2016 में जब इस उलझन से बाहर आए तो इनको लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो ये आ गए करियर प्लानर सिटिंग क्लासरूम के सदस्य बन गए। कोचिंग इन्होंने लिया, 16 के नवंबर में ये ज्वाइन किए। उसके बाद 17 के अक्टूबर में ये अलायंस क्लब में ट्रांसफर हो गए। उसके बाद 2017 से लेकर 2018-2019 के लगभग जून तक इनकी संघर्ष की कहानी चलती रही। इनकी आंखों के सामने सैकड़ों बच्चे जो इनके अगल बगल आगे पीछे बैठा करते थे, उनका होता रहा और ये परीक्षा में फेल करते नजर आए। अलायंस क्लब में भी इनका तीसरी बार में सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि एक स्मूथ कैरियर इनका रहा है, और यही कारण है कि मैंने इनको आज स्पेशल शो में बुलाया है दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही कहानी वास्तविकता में हिंदुस्तान में बैठे हुए लाखों बच्चों के साथ होती है। तो जाहिर सी बात है, यदि आप इनका एक्सपीरियंस को सुनेंगे तो ऐसे बच्चे जो किसी इस कारणों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डिप्रेस्ड कर लेते हैं, जाहिर सी बात है वो डिप्रेस्ड नहीं होंगे। और यही इस शो का मूल मंत्र है कि हम लोग इस शो के माध्यम से हर बच्चे को कुछ ना कुछ गाइड कर पाए जो किसी कारण से गाइड नहीं हो पाते हैं। एंड फाइनली 2019 जून के बाद इनका जब इनको लगा कि इनमें ये कमी है और ये करना चाहिए, जो खुद आपको बताएंगे क्या कमी थी, तो उसके बाद ये लग गए और महज 6 महीने के अंदर इनके पास 3 या 4 रिजल्ट आ गए। तो क्या क्या इनके अंदर कमियां थी उसके बारे में इनके जुबान से पूछेंगे स्ट्रैटेजी के रूप में, और फिर आप सुनेंगे कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो प्रवीण जी यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये 2018 और 2019 का ये 2 बार यहाँ का एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो विहंगम दिवस होता है वो भी अपने सामने देखे हैं और क्या फील किए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन इनसे हम लोग करेंगे और जानेंगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए। तो प्रवीण जी, स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। अच्छा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और आपकी माता जी तो बहुत खुश होंगी जॉब पाने के बाद? जी सर, वहाँ बहुत खुश है। और भाई बहन? सारे खुश हैं। बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका, बधाई हो, आप एक अच्छी जॉब पाए हैं। तो प्रवीण जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं से होगा, क्योंकि आपका थीम एक संघर्ष का है जो मैंने बैकग्राउंड में बताया है।
तो आप ये बताइए कि आपने अपनी इस जिंदगी में यानी 2013 से 2019 दिसंबर तक जो आपका सफर रहा, जी सर। जो एक संघर्ष का सफर रहा आप जैसे बच्चों के लिए, आपने क्या गलती की, उसी गलती को बताइए सो डैट कि बच्चे वो गलती ना करें जिससे कि वो सफल हो जाए पहले अटेम्प्ट में। ये बताइए आप। जी सर, आज जब मैं यहाँ से जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अपनी 2 गलतियाँ जो दिखती है और जो याद आती है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले गलती जो मैंने की वो ये थी कि मैं ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। सो आई हैड नो बडी टू गाइड मी। सो वो जो 3 साल का जो वक्त गुजरा वो कुछ नहीं था मेरे लिए, मैंने उसमें कुछ नहीं कर पाया, वो गाइडेंस की कमी रही। और मुझे ये समझना चाहिए था कि पारिवारिक समस्या संघर्ष हर किसी के साथ होती है और हम लोग को इसके साथ चलना होता है और इसमें और अपने करियर और पढ़ाई दोनों में एक बैलेंस बना के चलना होता है। अगर आप बैलेंस बना सकते हो, बना लेते हो, तो आपके लिए फिर ये आसान हो जाता है सफ़र। ये तो था पारिवारिक के बारे में। दूसरा कारण जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, क्लब में आने के बाद भी 1 साल 1.5 साल जब मैंने रियलाइज़ किया कि आई वॉज वर्किंग विद द क्लब, विद द ऑल द थिंग्स ऑफ द क्लब, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द सक्सेस। मुझे सक्सेस मिल नहीं रही थी। फिर जब मैंने बैठ के सोचा कि क्यों नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, मुझे मेरा क्यों नहीं हो रहा है, वाई आई एम लैकिंग बिहाइंड, मैं कहाँ हूँ, पीछे क्यों हूँ, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे जो सिखाया गया था उसमें कुछ तो कमी मैं कर रहा हूँ ना। मुझे एक चीज़ की जो रिव्यू पार्ट था मैं रिव्यू करता ही नहीं था घर जाकर, बस यहाँ टेस्ट दे देता था और टेस्ट का रिव्यू नहीं करता था। बट एज सुन एज व्हेन आई रियलाइज दिस थिंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग द रिव्यू वेरी ऑनेस्टली, आई कैन से यू दैट 6 months इज इनफ टू गिव द रिजल्ट्स। 6 महीना में मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, 3 से 4 रिजल्ट्स मैंने दिए हैं और वो 6 महीना मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आया सर कि अब मैं यहाँ से भी आगे जाने की हिम्मत रखता हूँ और इनफैक्ट मैं अभी भी कर रहा हूँ अब आगे जाने के लिए। ये थी मेरी कहानी। ग्रेट। तो आपका LIC के अलावा और कहाँ कहाँ हुआ सिलेक्शन? LIC के अलावा मुझे IBPS क्लर्क में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। कौन सा बैंक मिला? IBPS क्लर्क में मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा मिला था। कौन सा स्टेट से? सर मैंने IBPS क्लर्क की एग्जाम दी थी गुजरात से। ओके। और कहाँ सिलेक्शन हुआ? उसके अलावा सर वो मेंस रह गया था IBPS PO का, वो 0.25 से रह गया था। ओके। और सर अभी रिसेंट में मैंने DRDO का दिया था, वो 1.25 मार्क्स से हो गया है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोइंग टू क्रैक इट इन द नेक्स्ट टर्म। दैट्स ग्रेट। आप LIC में गए हो? जी सर। विच इज बिग जायंट कंपनी ऑफ इंश्योरेंस। यस सर। आप ये बताओ, बहुत सारे विद्यार्थी इंश्योरेंस की तैयारी करते हैं या इंश्योरेंस के जॉब करते हैं। आप जो कब ज्वाइनिंग हुई आपकी गोपालगंज में? 7 फरवरी को मेरी 7 फरवरी, यानी मोटा मोटी आप 4-5 महीने गुजार चुके हैं। जी सर। तो इंश्योरेंस के बारे में आपकी क्या समझ है, क्या लगता है आपको इंश्योरेंस के बारे में? सर इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक कवर प्रोवाइड करता है। अगर आपके ना होने के बाद आपके प्रियजनों के लिए ये बहुत ज़रूरी सा हो जाता है। हमारा जो LIC है वो भी इसीलिए है। हमारे LIC में कहा जाता है कि ट्रस्ट इज द एटमोस्ट ट्रस्ट और एटमोस्ट फेथ इज द मेन मेजर वर्ड इज ओवर हियर, दैट विश्वास, एक विश्वास से चलता है रिश्ता हमारा। LIC का यही स्लोगन है। अगर अब हमारे में विश्वास है, ट्रस्ट है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हैं। तो LIC में आप अपने आप को नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ देखते हैं? सर मैं अपने आप को नेक्स्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट AA और AO पे जरूर देखता हूँ। उसके लिए कोई कार्य योजना आपने बनाई है कि आपको लाइसेंसिएट एग्जाम पास करना होगा, आपको फेलो तक पहुंचना, ऐसा कुछ किया है आपने? जी सर, मैंने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है और लाइसेंसिएट का फर्स्ट पेपर का एग्जाम जो होने वाला था वो तो अभी नहीं टल गया है, बट मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ लाइसेंसिएट की। दैट्स ग्रेट। तो साथियों, प्रवीण के जुबानी आपने सुनी कि इन्होंने गलती क्या की। एक तो पारिवारिक उलझन की परेशानी, आप वर्क लाइफ बैलेंस को परिवार के साथ अपने करियर को साथ लेके चलें, और दूसरी गलती जो इन्होंने अपनी जुबानी में बताया कि ये टेस्ट तो जरूर देते थे, क्लास तो जरूर करते थे, बट उसका रिव्यू नहीं करते थे। राइट। ये क्लासरूम में आप करीब 1 साल क्लास में रहे, पूरा कोर्स करने के बाद फिर आप क्लब में ट्रांसफर हुए। जी सर। और फिर वहाँ पे इनको क्लब में 1.5 साल रहने के बाद इनको एहसास हुआ कि क्या गलती हुई, और वो गलती आप न करें। और वो गलती ये बता रहे हैं जो हम लोग का प्रोसेस है कि यहाँ पे यदि कोई भी, जैसे आप प्रोसेस से चलते हैं तो टेस्ट देते हैं तो उसका रीटेस्ट करें, फिर सेल्फ रिव्यू करें और उसके बाद डिस्कशंस पे जाएं और डाउट्स पे जाएं, तभी जाके आपको किसी भी क्वेश्चंस पे मैच्योरिटी हासिल होती है, जो आज के न्यू पैटर्न में मेंस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। राइट। जी सर। ग्रेट। तो प्रवीण, एक चीज़ बताइए, आप 2016 नवंबर में यहाँ आए, अक्टूबर नवंबर में आए। वेरी गुड।
तो 2017 के अक्टूबर नवंबर में आप क्लब में गए, यानी 2018 का 14 अप्रैल भी आपने देखा होगा जी सर, और मैंने 2019 का भी 14 अप्रैल देखा होगा। मैंने दोनों देखा। 14 अप्रैल दोस्तों करियर प्लानर के बच्चों बिहार के लिए बहुत बड़ा युवा पर्व होता है, बहुत बड़ा युवा पर्व। एक विहंगम दृश्य होता है जिसमें हजारों जो अच्छे बच्चे हैं वो उस दिन कसम खाते हैं कि अगला 14 अप्रैल उनका होगा। तो जरा सुनते हैं इनके जुबान से कि 2018 का 14 अप्रैल और 2019 का 14 अप्रैल जब आपके पास रिजल्ट नहीं था और 2020 में आपके पास रिजल्ट है जो इस बार 11 अप्रैल का फंक्शन नहीं हो पाया, होगा फिर से होगा दोस्तों, चिंता नहीं कीजिएगा, होना है, लॉकडाउन के बाद होगा, माहौल अच्छे होने पर, जिसमें आप भी पार्ट स्टेज पे होंगे। तो 18-19 में क्या लगा, बताइए जरा दर्शकों को क्या लगा। सर मैं शुरू करता हूँ 2018 से। जब 2018 के एनुअल फंक्शन में मैं गया था, आई वॉज सिटिंग ऑन द वेरी बैक बेंच, मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था, मैं बहुत चुपचाप बैठा हुआ था, देखता था। वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और वो यहाँ से उस प्रोग्राम से उठ के घर जाने के बाद भी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि कितना अच्छा दृश्य है, मनोरम दृश्य है और ये बहुत मोटिवेट करता है वो प्रोग्राम। और मुझे उस 2018 से ही मेरे दिमाग में थी कि वहाँ तो जाना है, स्टेज पे तो जाना है, वक्त लगे या जो लगे मेहनत करना है और स्टेज पे जाना है। एंड फ्रॉम देयर आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू गो ऑन द स्टेज। उसके लिए मेहनत करना है, करूँगा, तब तक करूँगा जब तक वहाँ पहुँच ना जाऊँ। और 2018 के बाद 2019 का आज आप लोग मैंने भी आई होप वीडियो देखा होगा, वो एसके मेमोरियल हॉल में हुआ था। वो तो और भी बहुत अच्छा हुआ था। वहाँ पे बैठने के बाद ऐसा लगा कि यार ये तो पूरा हॉल है, ये तो बहुत सारी ऑडियंस है हॉल, इट वाज लुकिंग अमेजिंग। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड देयर ऑल। उस दिन भी मुझे ये लगा कि यार आज इसमें क्यों नहीं आ पाया मैं, ये कितना अच्छा लग रहा है यार, मुझे यहाँ खड़ा होना था। बट अनलकीली मैं नहीं आ पाया, बट नाउ आई हैव गॉट द रिजल्ट एंड होपफुली सर नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली एसके मेमोरियल हॉल आपके लिए आपके लिए उस स्टेज जो सजाया जाएगा जिसमें आप भी मेंबर होंगे इस बार, बहुत खुशी लगा होगा दोस्तों आप सभी लोगों को। ये हमारी खास बातचीत जो प्रवीण के साथ है और मैं उम्मीद करता हूँ इस खास शो को आप हिंदुस्तान में बैठे हुए मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं। और प्रवीण की जो संघर्ष की कहानी है, ऐसा कोई भी संघर्ष की कहानी आता है बच्चों में तो जरूर इनकी सुनकर आप मोटिवेट हों और अपने जर्नी को आगे ले जाएं। तो प्रवीण जाते जाते एक कोई ऐसे संघर्ष, कोई जो संघर्ष की कहानी आपकी रही, तो एक मैसेज, आखिरी मैसेज जो सक्सेस टिप्स का मैसेज है जो आप बच्चों को देना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी बात मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि परेशानी होगी, आपको लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर आप संघर्ष करना, हारना नहीं। जिस दिन आप हार गए ना उस दिन खत्म हो जाएगा खेल। और एक आपसे बात कहना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा। वक्त के कारवां से आगे हूँ, बेरहम आसमां से आगे हूँ कहाँ ये तो खुदा जाने, पर कल था जहाँ वहाँ से आगे हूँ। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। तो प्रवीण का बहुत ही अच्छे इस मैसेज के साथ इस शो को आज के लिए विराम देते हैं दोस्तों। इनकी जुबानी अच्छे से सुने, अपने आप में उतारें और फिर आगे बढ़ें। थैंक यू।